हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आज की करंट की क्लास में। चलिए डिस्कस करते हैं आज की करंट की क्लास में क्या कुछ खास है, क्या कुछ नया है हमारे लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आज का पहला सवाल हमने लिया है यहाँ पर कि हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है। 56वें नंबर का बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है, किसे घोषित किया गया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व को, वीरांगना दुर्गावती को, धौलपुर करौली को या गुरु घासीदास तमोर पिंगल को? इसका सही आंसर क्या होगा? देखो सही आंसर तो हो जाएगा इसका गुरु घासीदास तिमोर पिंगल। आंसर होगा ऑप्शन डी। और गुरु घासीदास तिमोर पिंगल की बात करी जाए तो इसको 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अच्छा, ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो है 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका तिमोर में और तिमोर पिंगल में। तिमोर पिंगल कहाँ पर है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? ये है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका ये तिमोर पिंगल टाइगर रिजर्व हो जाएगा गुरु घासीदास, और ये 56वें नंबर का हो जाएगा। दूसरी बात अगर यहाँ पे करें तो ये टाइगर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ तो एक टाइगर प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे ये जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व कब से घोषित किया जाता है? एक टाइगर प्रोजेक्ट आता है। और इस टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये कब आता है? 1973 में ये टाइगर प्रोजेक्ट आता है। इस टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगरों को संरक्षित या महफूज सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया था। पहला जो टाइगर रिजर्व था अगर बात करें तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था आपका कहाँ पर? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की बात करें तो इसका नाम था रामनगर नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? रामनगर। वैसे सॉरी, इसको रामनगर नहीं कहेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलेंगे। सॉरी, मैंने इसके स्थान का नाम बोल दिया है। उत्तराखंड में इसका नाम हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, ये स्थान है यहाँ का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और उत्तराखंड में आपको और भी बहुत सारे पता होंगे, जैसे फूलों की घाटी है या फिर मैं कहूँ नंदा देवी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे राजा जी नेशनल पार्क है, ये सारे के सारे कहाँ हो जाएंगे? उत्तराखंड में हो जाएंगे। और गुरु घासीदास तिमोर पिंगल की बात करी जाए तो ये कौन से नंबर का है? 56वें नंबर का ये टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये 56वें नंबर का है तो 55वें नंबर का कौन सा हो जाएगा? 55 नंबर। 55 नंबर की अगर बात करूं तो धौलापुर में हो जाएगा। धौलापुर राजस्थान की बात करें, कोशाली है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका धौलापुर। कहाँ? धौलापुर कोशाली नाम से। और ये हो जाएगा आपका कोशाली नाम से हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ये 55वें नंबर का है। चलिए 56वें नंबर की बात करूं तो 56वें नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो ये तो अभी आपको पता ही है, गुरु घासीदास। ठीक है, और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा है, 56वें नंबर का होगा ये। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा तिमोर पिंगल में। अच्छा, 54 नंबर की बात करें तो 54वें नंबर का कौन सा टाइगर रिजर्व हो जाएगा? वीरांगना दुर्गावती, मध्य प्रदेश में जो। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती हो जाएगा। और ये कहाँ पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका दुर्गावती मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पे 53 नंबर की बात करूँ तो 53 नंबर का कौन सा हो जाएगा? ये स्पेशल है आपके उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए। कौन सा हो जाएगा? रानीपुर हो जाएगा। और रानीपुर इसकी लोकेशन कहाँ हो जाएगी? तो बताएंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अच्छा 52 नंबर वाला बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रामगढ़ बिसधारी राजस्थान में। ठीक है, रामगढ़ बिसधारी राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और टाइगर प्रोजेक्ट आपसे पूछा जाता है, 1973 में आया है। और पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? नेशनल पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 2। हाल ही में भारत ने या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया है? तो भारत के जो है यहाँ पे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भाई बनाए गए हैं, तो इस पद पर किन को बैठाया गया है? चलिए यहाँ पर अगर बात करें तो इनको क्या बोला जाता है? CAG, है ना, यही तो बोलते हैं बिल्कुल। अगर यहाँ पे CAG की बात करें तो CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करूँ तो ये कौन बने हैं रिसेंटली भारत में? क्या नाम होगा इनका? देखो ये कंट्रोलर नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं,
तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। चलिए स्पेलिंग भी ध्यान रखेंगे। आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई ये कौन से, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत ये पद आता है? सीएजी की बात करूं तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? सबसे पहली बात करी जाए तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा, तो इनको फिर इसके बाद पद मुक्त कौन करते हैं? भाई पद से कौन हटा सकता है? पद मुक्त कौन करते हैं? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के द्वारा इनको हटाया जाता है। जो कैग होते हैं यानी कि सीएजी होते हैं, ये किस आर्टिकल के तहत इनकी चर्चा की जाती है? अगर इनके आर्टिकल की बात करें तो पहली बात तो संविधान का जो भाग है 4, संविधान के भाग 4 में इनकी चर्चा है। और आर्टिकल की बात करूं तो 148, 148 से अनुच्छेद 151 तक इनकी चर्चा करी जाती है। अब बात आती है कि वर्तमान में भाई कौन हो जाएंगे? वर्तमान में कौन बनाए गए हैं? यहाँ पे के संजय मूर्ति बनाए गए हैं, अरविंद सिंह सहानी बनाए गए हैं, हर्षवर्धन अग्रवाल बनाए गए हैं या संजीव खन्ना बनाए गए हैं। तो भाई इनमें से कौन सा नाम आता है? चलिए देखो, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो जो वर्तमान में बनाए गए हैं, अगर इनकी बात करूं तो जो के संजय मूर्ति हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए। के संजय मूर्ति को वर्तमान में जो है भाई इस पद पर बैठाया गया है, प्रेसिडेंट के द्वारा बैठाया गया है। आर्टिकल और संविधान का भाग आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये किसकी जगह पर? चलो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में तो भाई अभी आ चुके हैं हमारे सामने के संजय मूर्ति, ठीक है। के संजय मूर्ति की अगर बात करें तो भाई वर्तमान में तो ये हैं, लेकिन ये किनके स्थान पर आए हैं? तो भाई अगर यहाँ पे बात करें एक्स सीएजी कौन थे फिर, यानी कि इनसे पहले वाले कौन थे? तो वो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखेंगे इनका नाम था गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। चंद्र मुर्मू जी यहाँ पे थे, ये भी चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड, टेन्योर कितना होता है इनका टेन्योर? तो भाई ये होता है या तो ये 6 साल तक काम करेंगे या फिर ये कब तक करेंगे? 65 वर्ष तक, एज में 65 वर्ष तक, कार्यकाल में है 6 साल तक। अब जो भी पहले हो उस तक, ठीक है, जो भी पहले होगा तब तक ये अपने कार्यकाल पर रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, फर्स्ट सीएजी कौन थे? एक क्वेश्चन आता है दिमाग में और एग्जाम में भी। फर्स्ट सीएजी की बात करूं तो फर्स्ट सीएजी के पद पर कौन थे, ये आपको ध्यान में होगा। अगर यहाँ पे नरहरि राव की बात करूं तो भाई कौन थे? आपके नरहरि राव, ये आपके फर्स्ट सीएजी थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलो, तो वर्तमान में यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं जिनकी, ये हैं हमारे वर्तमान के संजय मूर्ति जी, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 3 आता है, ध्यान देंगे। हाल ही में चर्चा में रही ओफियोफेगस कलिंगा, ये इंपोर्टेंट नाम है। ओफियोफेगस कलिंगा जो है, ये प्रजाति का संबंध किससे है? ओफियोफेगस जो कलिंगा प्रजाति है ये किसकी हो जाएगी? नीलकुरंजी फूलों की हो जाएगी, किंग कोबरा की होगी, नीलगिरी जो पहाड़ है इसकी हो जाएगी, या ग्रेट हॉर्नबिल की हो जाएगी? तो भाई ये चारों के चारों नाम हैं और यहाँ पे एक प्रजाति का नाम दिया हुआ है, आप बताते हुए चलेंगे। देखो एकदम इसका सही आंसर तो हो जाएगा सबसे पहले जो किंग कोबरा है, ये प्रजाति है किंग कोबरा की, जिसको अगर मैं कहूँ कि जो हमारा दक्षिणी भारत है, ये दक्षिणी भारत में, या मैं कहूँ कि दक्षिणी पश्चिमी भारत में जो है किंग कोबरा की एक प्रजाति है जिसको किंग कोबरा को नाम दिया जाता है यहाँ पे ओफियोफेगस कलिंगा। ओफियोफेगस कलिंगा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, चलिए नाम लिख लेते हैं इनका, किंग कोबरा भाई का ओफियोफेगस कलिंगा की अगर बात करें तो ये नाम भाई ऐसा क्यों है? चलिए ओफियोफेगस कलिंगा की बात करूं तो पहली बात, ये कहाँ इसका नाम, ये इस नाम से इसको कहाँ पुकारा जाता है? तो जो ये सांपों की एक प्रजाति है और ये पश्चिमी घाट के जो है, जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट की बात करें तो जी पश्चिमी घाट का जो है ये किंग कोबरा होगा, ठीक है, किंग कोबरा हो जाएगा, उसी का नाम है। अब ये किन किन स्टेट में पाया जाता है? अगर इसके स्थान की बात करूं भाई कहाँ कहाँ किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो देखो पश्चिमी घाट पर कौन कौन आते हैं, ध्यान रखेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन कौन आते हैं? महाराष्ट्र आता है सबसे ऊपर, है ना, महाराष्ट्र वाले हिस्से में इसको बुलाया जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे केरल आता है, केरल में,
और गोवा में भी इसको यही नाम दिया गया है। महाराष्ट्र है, केरल है, गोवा है, और गोवा के नीचे जब हम आते हैं तो तमिलनाडु वाले हिस्से में भी, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी, ठीक है। तो इन कर्नाटक में भी, इन राज्यों में इसको क्या बोला जाता है, किंग कोबरा को बोला जाता है ओफियोफेगस कलिंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और अच्छा, सांपों का जो अध्ययन होता है, सांपों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये भी आप बताएंगे। तो सांपों के अध्ययन को कहते हैं यहाँ पे सर्वेंटोलॉजी। क्या कहेंगे, सर्वेंटोलॉजी, ठीक है, सांपों के अध्ययन को कहा जाता है। नीलकुरंजी फूलों की बात करूं तो आपको पता होगा, नीलकुरंजी जो है ये पश्चिमी घाट पर पाए जाने फूलों की एक प्रजाति है जो 12 साल में एक बार खिलती है ना, 12 वर्षों में एक बार खिलती है। चलिए, इसके बाद में नीलगिरी ताहार की बात करूं तो ये भी पश्चिमी घाट में पाए जाने वाला एक क्या है, जीव यानी कि पशु है, ठीक है। चलिए, और ग्रेट हॉर्नबिल की बात करें तो ग्रेट हॉर्नबिल क्या है, एक पक्षी है ये। और अगर मैं ग्रेट हॉर्नबिल की बात करूं, अच्छा, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। और मुझे बताएंगे ग्रेट हॉर्नबिल, तो ग्रेट हॉर्नबिल की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश की बात करूं, यहाँ का ये क्या हो जाएगा, राज्य पक्षी हो जाएगा, ठीक है। और एक और स्टेट है, उसका आप मुझे बताएंगे मणिपुर है या कौन सा है, जहाँ पे ग्रेट हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, तो हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल। तो ये किंग कोबरा है और इसकी प्रजाति का नाम आपको ध्यान में रखना है, ओफियोफेगस कलिंगा। ये है आपका ओफियोफेगस कलिंगा, ठीक है, ओफियोफेगस कलिंगा, ठीक है। कलिंगा से आपको कोबरा याद रखना है। सवाल नंबर 4, हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन जो है ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है। देखो, सारे के सारे देश जब कभी एक मंच पर किसी भी एक बात को लेकर के आती हैं तो वो एक वैश्विक स्कीम हो जाती है जो पूरे विश्व में यानी कि जारी है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि विश्व में जितने भी कंट्री हैं सब इसमें नहीं, यानी कि विकसित देश और विकासशील देश जब कभी एक मंच पर आ जाएं और किसी भी एक मुद्दे पर बात उठाएं तो वो क्या है, वैश्विक बात हो जाती है। इसी तरीके से वैश्विक गठबंधन करा गया है गरीबी और भूखमरी को दूर करने के लिए। और ये सम्मेलन भाई कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो ये वैश्विक गठबंधन कहाँ पर लॉन्च हुआ है, चलिए बताएंगे। रिसेंटली में इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है, भारत में, लाओस में, इटली में, ब्राज़ील में। देखो, आज जो मैं बात कर रही हूँ नवंबर की बात कर रही हूँ, मैं आपसे कब की बात कर रही हूँ भाई, आज नवंबर की बात करें है ना। और नवंबर की बात करूँ तो ये नवंबर 2024 वाला है। नवंबर 2024 में पूरे देश के, या मैं कहूँ कि सभी कंट्री से जो अपने प्रेसिडेंट हैं, या मैं कहूँ कि जो भाई सभी कंट्रियाँ कहाँ पर इकट्ठी हो रही हैं, आप कहोगे सारी की सारी कंट्रियाँ जो इकट्ठी हो रही हैं वो हो रही हैं ब्राज़ील में। कहाँ पर हो रही हैं, ब्राज़ील में हो रही हैं। और ब्राज़ील में इकट्ठी होने का रीज़न क्या है, इकट्ठा होने का रीज़न है जी G20, ठीक है। तो जो G20 सम्मेलन हो रहा है, इस G20 सम्मेलन में भारत क्या और भी अन्य देश यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। अब शामिल हो रहे हैं तो भाई बड़े बड़े मुद्दों को यहाँ पर उठाया जाएगा, जिससे पूरे विश्व का वैश्विक कल्याण से संबंधित मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे, सतत विकास से संबंधित उठाए जाएंगे, और साथ ही साथ में जिससे कि भाई आर्थिक समृद्धि हो उससे संबंधित मुद्दे यहाँ पर उठाए जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए भाई ये जो है ब्राज़ील में हो रहा है। और कौन सा सम्मेलन है, तो ये 19वां यानी कि 19वें नंबर का सम्मेलन हो रहा है ब्राज़ील में, ठीक है। तो इस सम्मेलन में सभी के सभी जो कंट्री हैं वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वैश्विक गठबंधन कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है आपका ब्राज़ील में। आंसर होगा ब्राज़ील इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात किसकी हो रही है भाई इस सम्मेलन में, तो बात हुई है कि भाई कैसे जो भूख है, भूखमरी है, इस भूखमरी को कम करा जाए, साथ साथ में जो गरीबी है इस गरीबी को कम करा जाए, ठीक है। इन दोनों आंकड़ों को नीचा करना यानी कि इनको कम करने के लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है, ठीक है। इसीलिए ये वैश्विक संगठन हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें दो चीज़ें देखी गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें देखी, पहले देखो इसके अगर स्तंभ की बात करें कि जी इन दोनों को देखने के लिए कितने स्तंभ सामने आए हैं, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जी इसके कितने पिलर हैं, कितने स्तंभ हैं इसके जिनको लेकर के ये काम करेंगे। देखो, सबसे पहला जो स्तंभ आया है, सबसे पहली जो बात आई है कि सभी के लिए एक नीति हो, सभी के लिए एक नीति हो, यानी कि सार्वजनिक नीति की बात करी गई है कि सार्वजनिक नीति होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या बोली है, बोले कि भैया दूसरी बात, सभी को वित्तीय सहायता, जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे भूखमरी को कम करेंगे, तो बोले भाई इसके लिए वित्तीय सहायता हो, ठीक है।
वित्तीय सहायता की बात करी गई है। अब आती है तीसरी चीज। तीसरी चीज क्या आती है? ज्ञान जागरूकता। भाई सभी को जो है ज्ञान, या मैं कहूँ कि सभी को जागरूकता होनी चाहिए कि किसी भी चीज को भाई वेस्ट नहीं करना है ना। तो जागरूकता, सार्वजनिक नीति, सभी के लिए नीति हो, वित्तीय सहायता और ज्ञान जागरूकता हो। देखो एक तरीके से ये हो ना हो, लेकिन ये दोनों चीजें हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे हम निपट सकते हैं, भुखमरी से भी और गरीबी से भी। ठीक है, चलो। अच्छा, ब्राजील के, अगर मैं यहाँ पे ब्राजील के राष्ट्रपति की बात करूं तो ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, बताएंगे कौन हो जाएंगे? लूला डी सिल्वा। नाम याद रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई इनका नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, लूला डी सिल्वा, यहाँ पर इनका नाम आ जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे कुछ आंकड़े भी दिए हैं। देखो ऐसा नहीं है कि भुखमरी को लेकर के कुछ जो क्या बोलते हैं नेशनल पिलर हैं, कौन कौन से नेशनल पिलर हैं, साथ में ग्लोबल हंगर को किस तरीके से इंडेक्सों में कैसे देखना है। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 आता है कि हाल ही में एनएसजी का जो है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करूं तो एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास हुआ है। अग्नि परीक्षा नाम है इस अभ्यास का। ये अभ्यास कहाँ पर हुआ है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो लगातार ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्हें बिल्कुल भी ऐसा अनदेखा मत करना। आपको एग्जाम में यहाँ से सवाल जरूर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बताते हुए चलेंगे। देखो अब बात हो रही है भाई एनएसजी की, जिसको कहते हैं यहाँ पे जो एनएसजी है इसकी बात करें तो इसका भाई एक एनएसजी ने जो है भाई यहाँ पे अपना 10वां आतंकवाद को रोकने के लिए एक अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है अग्नि परीक्षा। इस अभ्यास की अगर मैं बात करूं तो भाई अभ्यास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। अगर अग्नि परीक्षा की बात करूं तो पहली बात, ये अभ्यास कौन से नंबर का है जी? इसका नंबर है 10वें नंबर का ये अभ्यास हो जाएगा। और क्यों है भाई? ये आतंकवाद को रोकने की बात कर रहा है। ठीक है, आतंकवाद का विरोधी है। ठीक है, आतंकवाद विरोधी अभ्यास हो जाएगा, ये भी चीज ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात है कि भाई इसको लॉन्च किसने किया है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। तो अगर इसके लॉन्च की बात करूं तो जो इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया है, ये करा है एनएसजी ने। किसने? एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करूं तो ये भाई जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है, इस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने इसको शुरू करा है। ठीक है, दूसरी बात आती है यहाँ पर, तीसरी बात कि भाई क्या ये आज से शुरू किया गया है? नहीं। अगर मैं बात करूं जो एनएसजी है, इसके एनएसजी की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना क्यों करी गई थी? भाई देखो आतंकवाद रोकने को। एक बात बताओ, जो एनएसजी होते हैं, कमांडो होते हैं, इनको कोई हल्की या थोड़ी बहुत ट्रेनिंग नहीं दी जाती, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होते हैं। ठीक है, और इनको किसी आसानी सी जगह को पर नहीं उतारा जाता, इन्हें बहुत ही ज़्यादा जो मुश्किल की स्थिति होती है वहाँ पर इनको उतारा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना, एनएसजी की जो स्थापना होती है ये एक एक्ट के तहत होती है, और ये एक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। ये एक्ट आता है 1986 का एक्ट है। ठीक है, और ये 1986 का एक्ट था आतंकवाद को रोकने का। ठीक है, आतंकवाद रोकना, इससे संबंधित जो है एक्ट था। इस एक्ट के तहत जो भाई ये लॉन्च हुआ है। अब आता है कि भाई इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो ये लॉन्च हुआ है हरियाणा से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। एनएसजी के द्वारा 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास जो है अग्नि परीक्षा, तो ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये हुआ है आपका हरियाणा में। ठीक है, ये भी लॉन्चिंग का हरियाणा में, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो ये एनएसजी ध्यान रखेंगे। चलो सवाल नंबर 6। हाल ही में किस राज्य के घुड़मारस गांव की बात करें तो किस राज्य के घुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सबसे अच्छा पर्यटन गांव के रूप में शामिल किया है? तो भाई अभी हाल फिलहाल में घुड़मारक जो गांव है एक, इस गांव की बात करूं, घुड़मारक गांव है, और इस घुड़मारक गांव को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया है कि भैया आप टूरिज्म के दायरे से, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है टूरिस्ट विलेज नाम या टूरिस्ट विलेज घोषित किया गया है इसे। कौन सा गांव हो जाएगा ये? इसका आंसर बताएंगे सवाल नंबर 6 का। देखो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आप आंसर बताएंगे। अगर यहाँ पे बात करें सॉरी, अगर यहाँ पे बात करें, बात किसकी हो रही है? संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की बात हो रही है ना।
यानी कि बात किसकी हो रही है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की। इसको इंग्लिश में बात करें तो भाई इसको कह सकते हैं क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, है ना, यूनाइटेड नेशन टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अगर इसकी बात करूं तो ये जो है आपका संगठन जो है, अगर इसकी बात करें टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी बात करें तो भाई इसकी सबसे पहली बात करते हैं कि भाई ये जो है इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना होती है, अगर इसकी स्थापना की बात करी जाए तो ये कब इस्टेब्लिश होता है, 1975 में, 1975 में स्थापित होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा मैड्रिड में। और मैड्रिड कहाँ पड़ता है, तो मैड्रिड पड़ता है स्पेन में, ठीक है, स्पेन में। इसके बाद में अभी इसने हाल फिलहाल में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के हिसाब से गांव घोषित करा है, कहाँ पे, भारत में, है ना। तो अगर भारत की बात करें तो जो सबसे बढ़िया गांव है, यानी कि जहाँ पे घूमने के हिसाब से, तो भाई सर्वश्रेष्ठ एक गांव है। इसकी बात करें तो ये पर्यटन के हिसाब से पहली चीज़ तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो गांव हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, ये है क्या बोलते हैं, घुड़मारस गांव। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा घुड़मारस गांव, ठीक है, घुड़मारस गांव हो जाएगा। और ये घुड़मारस गांव कहाँ पर होगा, ये होगा बस्तर में। अब बस्तर जिला कहाँ पड़ता है, अगर मैं बस्तर की बात करूँ तो बस्तर जिला पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में घुड़मारस गांव है, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ जो है पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसको घोषित क्यों किया हुआ है, देखो ये वो गांव है। अगर बात करूं तो जो घुड़मारस गांव है उसकी बात करूं तो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। अब ये जो घुड़मारस गांव की बात करी जाए तो भाई ऐसा क्यों है कि इसको क्यों यहाँ पे घोषित किया गया, इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका रीज़न देखो ये है, इतना छोटा सा रीज़न है इसका। पहली बात तो ये जो गांव है सतत पर्यटन को देखते हुए, है ना, और इको फ्रेंडली गांव है। तो चलो इसमें लिख देती हूँ। सबसे पहली बात तो भाई ये है कि ये जो है, जो सतत पर्यटन की बात करूं, सतत पर्यटन को देखते हुए, है ना, इसको सस्टेनेबल टूरिज्म कह सकते हैं ना। तो ये कैसा है, सस्टेनेबल टूरिज्म है, ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म हो जाएगा गांव। दूसरी बात क्या है, इको है, इको से रिलेटेड हो जाएगा। इको यानी कि आप कह सकते हो कि जी ये जो है टूरिज्म हो जाएगा, इको टूरिज्म है। इको टूरिज्म के साथ साथ में दूसरी बात, अच्छा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से मनाया है ये गांव। तो विश्व पर्यटन दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, 27 सितंबर को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल नंबर 7, हाल ही में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड इस 2024 से सम्मानित किया गया है। तो भाई कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कैटेगरी में हाल फिलहाल में लंदन की बात करूं तो भाई यूनाइटेड किंगडम लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 जो हैं दिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे किन को ये अवार्ड दिया गया है, कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, या फिर यहाँ पे ONGC को दिया गया है, या फिर HAL को दिया गया है, को, या फिर यहाँ पे जो आपकी GRSE है इसको दिया गया है। किसको दिया गया है ये अवार्ड बताएंगे। चलिए अगर यहाँ पर बात करूँ तो देखो ये जो अवार्ड दिया गया है, इस अवार्ड की बात करें तो ये किसे दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है आपका कोल इंडिया लिमिटेड को, यानी कि ये अवार्ड दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को, आपका ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर बात करें कि भाई अगर यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड की अगर बात करी जाती है तो कोल इंडिया लिमिटेड को ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की बात करें तो अवार्ड कैसा है, ये ग्रीन अवार्ड है ना। ग्रीन अवार्ड की बात करूं तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखेंगे। कौन सा अवार्ड दिया गया है, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है, ठीक है, अवार्ड दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये दिया किसे गया है, किसने दिया है, किसके द्वारा दिया गया है। तो जो ये अवार्ड दिया गया है ये दिया है लंदन ने, ठीक है, ये अवार्ड लंदन ने दिया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। दूसरी बात है 2024 का, तो भाई 2024 का जो अवार्ड है ये तो कोल इंडिया लिमिटेड को ही दिया गया है, ठीक है। तीसरी बात ये आती है कि भाई ऐसा क्यों दिया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड को क्या करा था।
देखो कोल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो भाई यहाँ पे जो है कोल इंडिया कोयले से जो है बहुत सारी चीज़ें, या मैं कहूँ कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसने अपनी बहुत सारी निगेटिव चीज़ों को कम करके पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा करा है। मतलब क्या है, कोयले में काम करने वाले लोगों को बहुत अलग अलग प्रकार की बीमारियां देखी जाती हैं, है ना। यानी कि अस्थमा है या सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, लंग से संबंधित बीमारियां जो हैं वो यहाँ पे देखी जाती हैं। और कोल इंडिया लिमिटेड ने इस चीज़ में, इस रिपोर्ट में थोड़ा गिरावटी दिखाई है। तो इसीलिए यहाँ पे इस कि भाई तुमने अपनी चीज़ों को सामाजिक साथ के साथ साथ में जो एक मनुष्य के अधिकार होते हैं उनको देखते देखते तुमने इस विकास करा है ना। तो यहाँ पर इन्होंने किसमें, जो थैलेसीमिया बीमारी होती है इस रोग के उपचार को बढ़ावा दिया है। तो ध्यान में रखें किसके लिए, थैलेसीमिया बीमारी, थैलेसीमिया बीमारी के लिए, है ना। इसको देखते हुए इन्होंने विकास करा है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सर्टिफिकेट मिल चुका है कोल इंडिया लिमिटेड को। अगला सवाल नंबर 8 है, चलिए देखते हैं। हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां, ध्यान रखेंगे, आर्थिक नेताओं का 31वां यानी कि अपेक एपीईसी की बात करें, शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है। तो भाई ये जो है एपीसी का जो शिखर सम्मेलन है, और ये 31वां शिखर सम्मेलन है आर्थिक नेताओं का, दक्षिण कोरिया में हुआ है, ब्राजील में, लाओस में या पेरू में। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर तो होगा देखो इसका पेरू। तो भाई ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन की बात करें तो ये सम्मेलन हुआ है आपका, ये समिट हुआ है पेरू में, ठीक है। चलिए अगर यहाँ पर बात करी जाए तो भाई ये सम्मेलन क्या है, एपीईसी की बात करूँ तो ये सम्मेलन है आपका, और ये सम्मेलन जो आप लोगों का हुआ है जिसको एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग कैसे हैं कहते हैं, या एशिया पैसिफिक, अगर मैं बात करूँ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करूँ तो ये जो है कहाँ पर हुआ है, इसकी बात करें सबसे पहले तो जी ये जो सम्मेलन है ये हुआ है आपका 31वें नंबर, इसकी बात करते हैं। ये सम्मेलन हुआ है आपका, सम्मेलन सबसे पहले तो भाई ये कौन सा एडिशन था, तो अगर इसके एडिशन की बात करें तो जी ये एडिशन था 31 नंबर का, 31वें नंबर का सम्मेलन था। हुआ कहाँ पर है, तो जी ये सम्मेलन जो हुआ है ये हुआ है लीमा में। लीमा कहाँ पड़ता है, तो जी लीमा पड़ता है आपके पेरू में, ठीक है। यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ है, पेरू में पड़ता है ये। दूसरी बात यहाँ पर है कि जी इसमें टोटल कितने, इस सम्मेलन की बात करूँ तो जी इसमें एशिया प्रशांत आर्थिक सम्मेलन में लगभग कितने देश हैं, तो भाई इनमें आपके 21 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है, इतने देश हैं, ठीक है। दूसरी बात 2025 की बात करें तो भाई यहाँ पे 2025 में ये कहाँ पर होगा, 2025 की बात करूँ तो 2025 में होगा ये साउथ कोरिया की बात करें तो ये कहाँ पर होगा, साउथ कोरिया में, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो ये फर्स्ट सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, अगर आपसे पूछ ले, इधर लिख देती हूँ मैं, ध्यान रखेंगे। ये फर्स्ट सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, आपसे ये भी तो पूछ सकता है भाई पहला सम्मेलन कहाँ हुआ होगा, तो पहला सम्मेलन हुआ था भाई ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया में। और कब हुआ था ये सम्मेलन, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और ये हुआ था 1989 में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी कहाँ हुआ था, तो भाई इसकी जो कैपिटल कैनबरा है यहाँ पर हुआ था, ठीक है, कैनबरा में। चलिए अच्छा एक बात हो रहा था भाई, ये काम क्या करता है, ये सम्मेलन क्यों करा जाता है, तो भाई ऐसा क्या है कि इस सम्मेलन को करा जाए, है ना। तो क्या काम है इस सम्मेलन की अगर बात करें तो भैया इसका काम अगर आपसे पूछे कि जिसका काम क्या है, क्यों करा जाता है सम्मेलन, तो ये क्यों करा जाता है, सबसे पहले तो ये भी इसमें आर्थिक जो भी मतलब देश हैं, इन आर्थिक देशों को सशक्त करना, जितने भी इसमें कंट्री शामिल, सशक्त बनाना। दूसरा क्या, इन सभी देशों को इसमें शामिल करना। और तीसरा क्या, इन सभी देशों को आगे बढ़ाना जो एशिया पैसिफिक कॉरिडोर के, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर में शामिल हैं, ठीक है। चलो सवाल नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए हाल फिलहाल में एक भाई रिसेंटली एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि भैया परमाणु सिद्धांत में एक कंट्री है जिसने परिवर्तन कर दिया है। कौन सा कंट्री है, यूएसए है, रूस है, उत्तर कोरिया है या फिर चीन है। चलिए तो भाई देखो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अब आपको पता है कि रूस तो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, सवाल बनने लाजमी है। रूस ने कहा कि भैया हमारा परमाणु सिद्धांत अलग होगा, क्योंकि रूस धीरे धीरे एक युद्ध की तरफ भी बढ़ रहा है, या मैं कहूँ कि युद्ध या तो उसने रोक दिया है या मुझे नहीं पता कि वो बहुत ज़्यादा कुछ करने वाला है, क्योंकि शेर का भी एक
तरीका होता है कि वो जब एक कदम पीछे हटता है तो वो देखता है कि मुझे 10 कदम आगे किस तरीके से रखने हैं। तो हो सकता है इसकी भी ये नीति हो, इसलिए वो पीछे हटा हुआ हो, क्योंकि हारने वाला तो ये लगता नहीं है ना। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ भाई परमाणु सिद्धांत की, ये जो परमाणु सिद्धांत है, इस परमाणु सिद्धांत की अगर बात करी जाए, चलिए, तो जो परमाणु सिद्धांत है इसकी बात करूं तो अभी एक रूस ने भाई अपना जो है विचार प्रकट करे हैं। तो ये विचार किसके निकल कर के आए हैं? ये विचार निकल के आते हैं रूस के, और रूस ने ये कहा है कि भाई हम जो है परमाणु सिद्धांत बदल देंगे। तो इन्होंने कहा कि जी हम बदलेंगे परमाणु सिद्धांत अपने देश का, ठीक है। चलो, अब रूस के प्राइम मिनिस्टर की बात करूं, या मैं कहूँ कि भाई रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो आप सबको पता होगा नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। सारे का सारा व्लादिमीर पुतिन का ही करा धरा है ना। व्लादिमीर पुतिन की बात करूं तो जी पुतिन का ही है सबका, ठीक है। अब काम क्या है, इन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट जो दिया है, क्यों दिया है, क्या काम था जिसकी वजह से दिया है। तो रूस ने कहा है भाई, रूस ने कहा कि हम इसलिए बदल रहे हैं। तो इन्होंने कहा भाई तुम क्यों बदल रहे हो, इन्होंने कहा है, रूस ने कहा है हम इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि रूस जो है चाहता है कि भैया हम अपना जो शस्त्रागार है इसका उपयोग करें, यानी कि अपने शस्त्रागार का तो हम उपयोग कर सकें, उपयोग करें। और दूसरा क्या है, शस्त्रागार का उपयोग करें और इसका उपयोग करके इस पर विचार भी करें भाई, विचार करें। दूसरी बात क्या है, विचार के साथ साथ में अपने परमाणु हथियार का व्यापक उपयोग करें। जो हमारे पास परमाणु हथियार हैं तो इन परमाणु हथियारों का व्यापक विस्तार करना, ठीक है। इसलिए भाई इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। चलिए, तो भाई रूस है, और ये एक आपके लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ कंट्रीज भी हैं जो क्या कर रही हैं, कंट्रीज यानी कि द मोस्ट न्यूक्लियर, जो भी इनके पास में रिएक्टर हैं उनको लेकर के। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किसके पास हैं, सबसे ज़्यादा 2022 की इंडेक्स है, लेकिन 2022 से अभी तक का आंकड़ा चेंज इतना नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा आते हैं आपके पास में यूनाइटेड स्टेट में, और इसके बाद में आप देखते हैं यूनाइटेड स्टेट, फिर उसके बाद में हम देखते हैं फ्रांस एंड चाइना है, इसके बाद में रूस है। अब जबकि रूस के पास में ये आंकड़ा चेंज हो चुका है, रूस इसका नंबर ले चुका है ना। इसके बाद में इंडिया, इंडिया के पास में भी इंडिया का भी आंकड़ा चेंज हो चुका है। तो ये रिपोर्ट हमारे लिए खैर ज़्यादा तो नहीं बताती, लेकिन इतना ज़रूर बताती है कि यूएस, रूस और चाइना और भारत कहीं ना कहीं टॉप की स्थिति में दिखाई देते हैं। चलिए, सवाल नंबर 10 की बात करें। हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई सी लाइन फर्स्ट दूरसंचार केबल जो है, इसका संबंध किससे है। तो देखो, एक केबल चल रही थी और वो कम्युनिकेशन केबल थी, ठीक है। कैसी केबल थी भाई, ये कम्युनिकेशन केबल थी, और ये दो कंट्री के बीच में चल रही थी, और ये बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है, यानी कि ये भाई क्षतिग्रस्त हो गई है, कम्युनिकेशन इसका बहुत ही ज़्यादा डिसमैनेज हो गया है। तो भाई अब मुझे बताएंगे किन दो देशों के बीच थी। फिनलैंड जर्मनी के बीच थी, स्वीडन फिनलैंड के बीच थी, यूक्रेन जर्मनी के बीच थी, रूस जर्मनी के बीच थी। अब देखो यहाँ पे भाई सबसे पहले आती है सी लाइन फर्स्ट का नाम। तो यहाँ पे जो आपके केबल है जिसका नाम है सी लाइन फर्स्ट। अब जो सी लाइन फर्स्ट है ये क्या है भाई, ये एक यहाँ पे टेलीकॉम केबल है। तो ध्यान रखेंगे कैसी है, ये है जी आपकी टेलीकॉम केबल, ठीक है, टेलीकॉम केबल है ये। अब जो ये टेलीकॉम केबल है, अगर इसकी बात करो तो ये केबल थी भैया आपके दो कंट्रियों के बीच में। दो कंट्री कौन कौन से आते हैं, तो एक कंट्री था देखो भाई आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिनलैंड। एक कंट्री था आपका फिनलैंड, और दूसरा कंट्री जो था आपका वो था जर्मनी। इन दोनों देशों के बीच में भाई ये केबल थी, और ये कम्युनिकेशन के लिए थी, ठीक है। और फिनलैंड और इनके बोलते हैं जर्मनी ने, इन दोनों ने क्या काम करा है भाई, इन दोनों के बीच में केबल थी। केबल की बात करूं तो लगभग ये 1170 किलोमीटर लंबी जो थी ये केबल थी। और इससे भाई केबल का काम क्या था, तो भैया इसका केबल का काम था जो कम्युनिकेशन है। तो भैया जो कम्युनिकेशन है यानी कि संचार केबल लाइन थी, और ये भाई क्षतिग्रस्त हो गई है, ठीक है, ठीक है। इस केबल की बात करें तो भाई इसका निर्माण कब हुआ था, लगभग इसका निर्माण हुआ था आपका 2015 के बीच की बात करूं तो 2015 में लगभग इसका निर्माण हुआ था। अब 2015 में इसका निर्माण तो हुआ था, और ये केबल है कहाँ पर, तो इन दोनों की बात करूं तो भाई इस केबल की बात करूं, जो ये केबल बनाई गई है, ये केबल बनाई है आपकी कहाँ पर है ये, तो ये होगी आपकी बाल्टिक सागर में। कहाँ पर होगी, ये है बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर में, और यहाँ पर ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर अगर मैं फिनलैंड की बात करूँ तो भाई फिनलैंड के जो अभी हाल फिलहाल में हेड की बात करूँ तो कौन है, यहाँ पे हेलसिंकी हो जाएंगे, है ना, हेलसिंकी की बात करें, और यहाँ पे रॉकस्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये चलो, तो ये दोनों चीज़ें आप फिलहाल में ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये थी आपकी सी लाइन, आप देख रहे हो ये सी लाइन फर्स्ट है, और इधर आप देखेंगे, है ना, जो हिल्स की एरिया है, तो यहाँ पर है हिल्स की एरिया, यहाँ से शुरू होती है हिल्स के एरिया से, और इस एरिया से होते हुए कहाँ तक आती है, ये आती है आपकी रॉकस्ट्रॉन्ग तक, है ना। और रॉकस्ट्रॉन्ग कहाँ पर है, आप देखेंगे कि जो साक्सा है इसके पास में, यानी कि जो हेलिंस्की एरिया है, हेलिंस्की एरिया है फिनलैंड के पास, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये है हमारा फिनलैंड, और ये फिनलैंड से लेकर के कहाँ तक है, फिनलैंड से लेकर के जर्मनी तक, तो ये जर्मनी तक थी। और इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ जी कितनी लंबी थी, तो यह 1170 किलोमीटर लंबी केवल है, और कम्युनिकेशन की है, ठीक है। ये भी चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, तो बाकी सब देखते हैं कल, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है।